हेलो फ्रेंड्स, आज हम बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट एजुकेशन का पीरियड 600 बीसी से 600 एडी तक था, मतलब बिफोर क्राइस्ट 600 एंड आफ्टर अन्ना डोमिनी जिसको बोलते हैं 600। यह एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ जो शिक्षा थी ना, वो एक इंस्टीट्यूशन में मठ में दिया जाता था, बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो गौतम बुद्ध के ये संदेशों और उनके उपदेशों पर आधारित थी। गौतम बुद्ध का जन्म एक रॉयल फैमिली में कपिलवस्तु में हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। बुद्धिज्म के जो मुख्य टेनेट्स है या मुख्य तथ्य है वो है कि बुद्धा की जो टीचिंग थी वो केवल ओरल थी, मतलब उन्होंने बोलकर अपने उपदेश दिए थे। बुद्धा की जो फिलॉसफी थी वो त्रिपिटक में डिस्क्राइब किया गया है, उसे त्रिपिटक कहा गया है, जिसमें 3 हिस्से हैं। त्रिपिटक का मतलब 3। पहला है विनय पिटक, जिसमें कि रूल्स ऑफ कंडक्ट, आचरण के रूल्स बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्धा के संदेश हैं, sermon है, उपदेश है। और अभिधम पिटक में फिलोसफिकल थ्योरीज हैं, बुद्धा के दार्शनिक सिद्धांत हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का विकास हो। दूसरा था कि शारीरिक और बौद्धिक विकास हो। तीसरा था धार्मिक और आत्मिक विकास हो। चौथा था कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब चरित्र निर्माण। पांचवा था प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस, सामाजिक दक्षता और खुशी को बढ़ावा देना भी बुद्धिस्ट एजुकेशन का उद्देश्य था। और कल्चर की प्रस्तुति और कल्चर का विस्तार करना था देश विदेश तक। बुद्धा की जो सिद्धांत थे, गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो इस तरह से थे। गौतम बुद्ध कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, मतलब लॉ ऑफ कर्म क्या कहता है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। उनका कहना था कि मनुष्य का जो अभी अस्तित्व है, जो हम इस जन्म में है, जो वर्तमान में, ये हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा निर्धारित है। तभी हम आज जिस रूप में है, ये हमारे पास्ट कर्म का रिजल्ट है। उनका कहना था वो रीबर्थ, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। बुद्धिस्ट दर्शन जो था, बुद्ध का जो दर्शन था, वो भगवान पर विश्वास नहीं करता था। भगवान के जगह पर उन्होंने कर्म को माना था, जो कि सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में कर्म को माना था। और उन्होंने कहा कि मनुष्य का कर्म ही यूनिवर्स को चलाता है। प्राथमिक शिक्षा जो बुद्धिस्ट एजुकेशन में थी, प्राथमिक शिक्षा को शुरू करने का जो एज था वो 6 साल था। 6 साल की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ होता था। बच्चों की एक पुस्तक होती थी जिसे सिद्धिरस्तु कहते थे, वो पढ़ना होता था। पहले 6 महीने बच्चे सिद्धिरस्तु पढ़ते थे, जिसमें 16 चैप्टर थे और 49 अल्फाबेट्स थे। तो वो 49 अल्फाबेट्स, 16 चैप्टर्स जो सिद्धिरस्तु में था, उन्हें शुरू के 6 महीना में बच्चों को ये पढ़ाया जाता था। शुरू में बच्चे क्या करते थे कि टीचर के द्वारा बोले गए शब्दों का नकल करते थे, प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट करते थे। उसके बाद वो लिखना शुरू करते थे। टीचिंग मेथड जो था वो मौखिक था, ओरल था, और उस रटने की प्रथा पर जोर दी जाती थी। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, किस भाषा में निर्देशन दिया जाता था या अनुदेशन दिया जाता था, शिक्षक जो पढ़ाते थे वो पाली लैंग्वेज में पढ़ाते थे। शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? बुद्धिस्ट पीरियड में छात्रों को संघ में या विहार में रहना पड़ता था, मठों में रहना पड़ता था, और उन्हें अपने को आपको टीचर के सामने प्रस्तुत करना होता था और उनसे परमिशन लेना होता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जिसे पबजा संस्कार कहा जाता था। पबजा का अर्थ होता है बाहर निकलना। तो बच्चे अपने फैमिली से बाहर निकलते थे और मोनास्ट्रीज या मठों में या विहार में एडमिट होते थे, वो या ज्वाइन करते थे। जब संघ में एडमिशन हो जाता था तो उनको एक मॉन्क बन जाना पड़ता था, सन्यासी बन जाना पड़ता था, और उनको अपने पहले वो किस कास्ट के थे, क्या पहनते थे,
क्या उनका चरित्र था, वो सब चीज को छोड़कर मॉन्क का रूप धारण करना पड़ता था। सभी कास्ट के लोग अलाउड थे मोनास्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, जो बौद्ध विहार कहलाता है मोनास्ट्रीज। पबजा संस्कार क्या होता था कि बिहार में प्रवेश करने का मतलब मैंडेटरी एज जो था वो 8 साल था, और 8 साल की अवस्था में बच्चों को बिहार में या मोनास्ट्री में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। तो उसके पहले उनके बाल, उनको सर के बाल हटा दिए जाते थे, शेव कर दिए जाते थे, उन्हें पीले कपड़ों या पीले वस्त्र को पहनना पड़ता था, और हेड मॉन्क जो होते थे संघ का या बिहार के, उनसे परमिशन लेना होता था एडमिशन के लिए। तो जो मॉन्क होता था उनको 3 वचन देने के लिए कहता था, बच्चों को से 3 वचन लेते थे। पहला, आई गो इन टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, आई सीक शेल्टर ऑफ धर्मा, आई एंटर द शेल्टर ऑफ संघा, जो कि है इस तरह से है, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जा रहा हूँ, संघम शरणम गच्छामि मतलब संघ के शरण में जा रहा हूँ। बिना अपने पेरेंट्स के कंसेंट के या उनकी अनुमति के या उनकी इच्छा के कोई भी बच्चा संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स के लिए वहाँ कुछ नियम थे जिन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। जो स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता था संघ में, उन्हें सामनेर कहा जाता था, और उनको ये रूल पालन करना होता था। पहला, किसी भी जीवित लिविंग बीइंग को मारना नहीं था, किल नहीं करना था, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या कोई मक्खी हो या कोई भी चीज को जो लिविंग बीइंग है उसको नहीं मार सकते थे। किसी के द्वारा दिया गया कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना था, उन्हें मना था कि वो किसी के द्वारा दी गई चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते थे, और उन्हें अपने चरित्र में किसी तरह का अपवित्रता या कोई भी दोष नहीं आने देना था, उससे मुक्त रहना था, झूठ नहीं बोलना था, कोई भी नशे की चीज का सेवन नहीं करना था, और असमय भोजन नहीं करना था, और किसी के बारे में बुरा नहीं कहना था, और किसी उन्हें ना तो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेना था, ना डांस में, ना कोई शो में जाना था, ये सब चीज उनके लिए वर्जित था। ये 10 रूल जो थे वो नए मॉन्क जो बनते थे, बच्चे जो बिहार में आते थे, उन्हें फॉलो करना जरूरी होता था। टीचर को उपजस्य कहा जाता था, और वो बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, और 20 साल की उम्र तक वो बच्चा जो था वो टीचर की देख रेख में होता था, और जब वो मैच्योर हो जाता था, उपसंपदा संस्कार के काबिल हो जाता था, तब तक जब तक वो उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की अवस्था में उसके काबिल नहीं होता, तब तक उसे टीचर के संरक्षण में रहना पड़ता था। उपसंपदा क्या होता था, जब 12 साल की पढ़ाई, बच्चे 8 साल की उम्र में एंटर किए, 12 साल पढ़ाई किए तो 20 साल की उम्र हो गई, तो एक रिचुअल होता था जिसे उपसंपदा कहा जाता था, जिसमें कि बच्चे को परमानेंट, उसके बाद वो परमानेंट मेंबर हो सकता था संघ का। लेकिन उन्हीं को संघ में लिया जाता था जो कि जिनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया है, जो बच्चे बहुत आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, उन्हें ही संघ में लिया जाता था, नहीं तो उसको फिर वापस घर भी जाते थे। भिक्षु जो टीचर जो थे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी और क्या ड्यूटीज थी। तो टीचर जो होते थे वो भिक्षु होते थे, उनको 10 साल मॉन्क के रूप में जीवन, संघ में वो 10 साल मॉन्क की तरह रहते थे, और उन्हें उनके चरित्र में प्योरिटी होनी चाहिए थी, उनके थॉट में जनरस, और थॉट में भी प्योरिटी होनी चाहिए थी, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए था, और उनमें उदारता होना जरूरी था। और जो भिक्षु होते थे, जो टीचर होते थे, उनका हाई मेंटल ऑर्डर होता था, सो दैट कि वो बच्चों को अच्छाइयाँ सिखा सके और धर्म का की शिक्षा दे सके। 2 कैटेगरी थी टीचर की, जिसमें एक आचार्य कहा जाता था, एक को, दूसरे को उपाध्याय। आचार्य जो बच्चों को अपने साथ अपने घर में रखते थे 12 साल तक, उन्हें आचार्य कहा जाता था, और उन्हें कोई फीस नहीं लेते थे बच्चों से। उपाध्याय जो थे स्टूडेंट्स को फीस लेकर इंस्ट्रक्शन देते थे, पढ़ाते थे और एजुकेशन देते थे। उनके बच्चे जो होते थे वो वेद पढ़ते थे कुछ टेम्परेरी समय के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए उनके पास जाकर वेदों का अध्ययन करते थे। टीचर जो थे
वो बच्चों के प्रॉपर एजुकेशन के लिए जिम्मेदार होते थे। उनको बच्चों की जो भी आवश्यकता होती थी उसे प्यार से देखना होता था और उन्हें पूरा करना होता था। टीचर जो थे वो मेंटल और बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार होते थे। उन्हें उनकी देख रेख करनी होती थी। जब बच्चे बीमार पड़ते थे तो टीचर उनकी देख रेख करते थे और टीचर बहुत ही अफेक्शनेट और क्लोज होते थे बच्चों से और बच्चों की देख रेख करते थे। उसके बाद बच्चों का क्या डेली रूटीन था, स्टूडेंट्स का, छात्रों का, तो उन्हें गुरु की नियमित सेवा करनी पड़ती थी। सुबह में वो गुरु के लिए पानी और उनके खाने का देख रेख करते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते थे। वो खाना पकाते थे और टीचर को खिलाकर बर्तन भी साफ करते थे। उसके बाद वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाते थे। अपने जगह को उन्हें साफ सुथरा रखना पड़ता था और बिना टीचर के परमिशन के वो कहीं नहीं जा सकते थे। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, तो जितना भी एजुकेशनल स्कीम था वो संघ के द्वारा जो किया जाता था वो मोनास्ट्री के अंदर या विहार के अंदर या मठ के अंदर ही होता था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो था वो फेडरल सिस्टम पर आधारित था। टीचर और टॉट दोनों जो थे, छात्र और शिक्षक, एक साथ विहार में या मोनास्ट्री में रहते थे। वहाँ पर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि सबको इक्वल राइट मिलता था, कोई भेदभाव नहीं किया जाता था बच्चों में। और संघ का जो द्वार था वो स्कॉलर्स के द्वारा गार्ड, मतलब वो संघ का जो गेट होता था उस पर गार्ड जो होते थे वो स्कॉलर्स होते थे, विद्वान होते थे, उन्हें द्वार पंडित कहा जाता था। एक लर्नेड भिक्षु जो होता था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड होता था। वहाँ पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता था, ना तो किसी राजा का, ना राजा या कोई भी शासन का हस्तक्षेप संघ के अंदर या बिहार के अंदर नहीं होता था। पाठ्यचर्या क्या थी, पाठ्यक्रम क्या था, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन मुख्यतः धार्मिक एजुकेशन था और इसका मुख्य उद्देश्य था निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यह माना जाता था कि औरत, धन और गहने जो हैं वो बंधन है, इसलिए कोई भी जो जिसको साल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, उसे इन सब चीज़ों से नॉन अटैच्ड, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और एक सन्यासी की तरह लाइफ जीना चाहिए। करिकुलम जो था वो रिलीजियस था, जिसमें कि बुद्धा की के उपदेश थे, शिक्षा और धर्मशास्त्र थे, सूक्त, विनय और धम्म पीटक की पढ़ाई होती थी, जो कि त्रिपिटक थे बुद्ध के, जो हमने शुरू में देखा। उसके अलावा वेद, पुराण, व्याकरण, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वेदांत, मेडिसिन, मैजिक, जादू की भी पढ़ाई होती थी, आयुर्वेद, राजनीति शास्त्र, स्कल्पचर, मैथमेटिक्स, ये सब भी करिकुलम में जनरल स्टडी के लिए शामिल किए गए थे। संस्कृत का ज्ञान हायर एजुकेशन के लिए आवश्यक था। अब पढ़ाने की विधि क्या थी, शिक्षण विधि थी वो ओरल थी या डिस्कशन मेथड था। अब आपस में डिस्कशन करके पढ़ाई जाती थी, टीचिंग, उपदेश दिए जाते थे, फिर पढ़ाई गई चीज़ों को दोहराया जाता था जिसे सुनकर बच्चे याद करते थे, डिबेट होता था। ये सारे टीचिंग और लर्निंग के तरीके थे। सेमिनार भी होता था जिसमें कि जो मुख्य मुख्य मुद्दे होते थे उन पर सेमिनार भी करवाया जाता था। मेंटल और मोरल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जाता था ताकि बोधि सत्व की प्राप्ति हो सके। आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप था, लिखना शुरू हो चुका था, परंतु राइटिंग मटेरियल की कमी होने की वजह से मेथड ऑफ टीचिंग जो था वो मौखिक था। मेथड ऑफ टीचिंग में क्वेश्चन आंसर मेथड था, गुरु प्रश्न पूछते थे, छात्र उत्तर देते थे। डिस्कशन मेथड था, लॉजिकल आर्गुमेंट, तार्किक बहस होती थी, टूर पे ले जाकर शिक्षा दी जाती थी, कॉन्फ्रेंस होते थे जो कि पूर्णिमा के दिन और महीना के पहले दिन में होता था। उसके अलावा मेडिटेशन भी, एकांत में ध्यान भी करने को उस मेथड ऑफ टीचिंग में डाला गया था। दूसरा मेथड और भी मेथड थे टीचिंग के जिसका एविडेंस मिलता है, जिसमें थ्योरी था, एग्जाम्पल देकर बताया जाता था, कंट्राडिक्शन, एविडेंस दिया जाता था, आर्गुमेंट
के द्वारा, और इंडक्शन मतलब उदाहरण दे देकर रूल्स सिखाए जाते थे। जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो कॉमन लॉ, सामान्य भाषा थी जिससे सब समझ सके। और एजुकेशन के जो मुख्य सेंटर थे उस समय, उनका नाम कुछ कुछ हम लोग अभी भी जानते हैं, जैसे तक्षशिला, नालंदा, काशी, ये सब बुद्धिस्ट एजुकेशन के सेंटर थे। स्त्री शिक्षा, वहाँ बुद्धिस्ट एजुकेशन में स्त्रियों की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। पहले तो महिलाओं को मठ में प्रवेश से मना किया गया था, क्योंकि उनको लगता था कि बुद्धिस्ट मानते थे कि महिलाओं के प्रवेश से संघ का सारा डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आनंद, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उनके रिक्वेस्ट करने पर वीमेन को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। और भिक्षु जो थे उन्हें अब मतलब ये अलाउ नहीं था कि वो अकेले में किसी महिला को शिक्षा दे सके। महिलाओं को पुरुषों से इंफीरियर या निकृष्ट माना जाता था, और साधारण महिलाओं को शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं थी। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा बहुत तरह की दी जाती थी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट आता था, बुनाई, स्टिचिंग ऑफ क्लोथ, एग्रीकल्चर, ट्रेड, व्यापार की शिक्षा, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी पढ़ाए जाते थे। एजुकेशन इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आर्किटेक्चर का भी विकास हुआ था, मूर्ति कला और पेंटिंग भी बहुत विकसित हुई थी। तभी तो हम देखते हैं कि जो बौद्ध विहार हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, उसमें आर्ट और कल्चर का बहुत अच्छा समावेश होता है। एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस भी बुद्धिस्ट पीरियड का है। चरक और धन्वंतरी उसी समय आए थे, और मेडिकल साइंस की जो भी उपलब्धि है उनकी देन है। बुद्धिस्ट एजुकेशन की कुछ कमियां थी। पहला एक था कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन शुरू हो गया। दूसरा, कंट्री वीक हो गया, क्योंकि ये अहिंसा पर जोर देते थे, तो बाहरी आक्रमण से देश गुलाम होने लगा। हाथ से किया जाने वाला काम को वो अच्छा नहीं मानते थे। महिला शिक्षा का उस नेग्लेक्ट किया गया, और वर्ल्डली लाइफ को, जो सांसारिक जीवन से लोगों को दूर ले जाने से लोगों को में संन्यास की ओर झुकाव होने लगा। इससे देश का विकास अवरुद्ध होने लगा। कंट्रीब्यूशन क्या है कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत तरह का आया। फिर वर्ल्डली सब्जेक्ट में एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर, मेडिकल, ये सब की पढ़ाई की गई। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की गई, तो लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा मिला। प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था थी। डेमो, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन था उसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, सबको इक्वल राइट था प्रवेश करने का। और इंटरनेशनल एजुकेशन का भी सेंटर बना। तक्षशिला, नालंदा विश्व में बहुत विख्यात थे। सो दैट्स ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन।